अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पाकिस्तान स्टडीज में आप लोगों का जो आज का लेक्चर है उसका टॉपिक है अर्ज़े पाकिस्तान। बेसिकली अर्ज़े पाकिस्तान आप लोगों के चैप्टर का नाम है। हम लोग आज एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम अर्ज़े पाकिस्तान है, और इस चैप्टर के अंदर जो हमारे आज के दो टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे वो पाकिस्तान का महल वक़ू है और इसकी इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले हम लोग पाकिस्तान के महल वक़ू को डिस्कस करेंगे, यानी पाकिस्तान की जोग्राफिकल लोकेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान को जोग्राफिकली क्या इंपॉर्टेंस हासिल है। पाकिस्तान की जो जोग्राफिकल लोकेशन है उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, यानी पाकिस्तान के शुमाल में कौन सा मुल्क है, जनूब में क्या है, मगरिब में क्या है और मशरिक में क्या है। इसके अलावा अक्सर न्यूज़ में या ओवरऑल आप लोगों ने बुक्स में भी पढ़ा होगा, ज्योग्राफी में अगर आप लोगों ने स्टार्ट की क्लासेस में पढ़ी हुई है या सोशल स्टडीज पढ़ी होगी तो उसमें बार बार एक चीज़ जो मेंशन होती है वो ये है कि पाकिस्तान एक ब्लेस्ड कंट्री है ज्योग्राफिकली। तो इसका मतलब ये ब्लेस्ड वो किस तरह से है। ब्लेस्ड पाकिस्तान की जो कंट्री है वो इस लिहाज से है कि इसकी जो लोकेशन है वो बहुत आइडियल है, और अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग ही इसमें जो मौसम है, यानी कि अक्सर कंट्रीज हैं जो बिल्कुल ही फ्रोजन रहती हैं। मतलब अगर साल में 12 महीने हैं तो 12 महीने में से तकरीबन 6 से 7-8 महीने वहाँ पे सिर्फ बर्फ ही रहती है। और ये स्पेशली जो रशियन फेडरेशन है, ये वाला मुल्क जो है तकरीबन साल के 8 महीने बर्फ से ही ढका रहता है। इसके अलावा आपका जो ये एक कॉन्टिनेंट है एंटार्क्टिका का, वो बिल्कुल एक फ्रोजन कॉन्टिनेंट कंसिडर किया जाता है। उसके बाद कनाडा की मिसाल ले लें आप। अब बहुत से मौसमी तगयुरात आ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं पूरी दुनिया में जिन लोगों को गर्मियां नसीब नहीं होती, ठीक है। और अगर उनको जो गर्मियां नसीब होती हैं वो हम लोगों की यहाँ की जो माइल्ड ठंड है, या जिसको हम लोग कहते हैं कि अच्छा अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा मौसम चल रहा है, प्लेजेंट चल रहा है, ना गर्मी है ना सर्दी है, सिर्फ उतनी सी उन लोगों को गर्मी नसीब होती है या धूप नसीब होती है। लेकिन पाकिस्तान इस लिहाज से बहुत ज्यादा ब्लेस्ड है कि इसमें चारों मौसम आते हैं। हम लोग बहार भी इंजॉय करते हैं, खिज़ां को भी हम लोग देख पाते हैं, गर्मियां भी और सर्दियां भी। विद टाइम पाकिस्तान में भी बहुत से मौसमी तगयुरात आ रहे हैं, यानी कि गर्मियां लंबी होती जा रही हैं, सर्दियों का जो टाइम स्पैन है वो बहुत कम होता जा रहा है, लेकिन स्टिल चारों मौसम पाकिस्तान में आते हैं और जो पाकिस्तानी है वो इन चारों मौसमों को इंजॉय भी करते हैं। इस वजह से पाकिस्तान की जो लोकेशन है उसको बहुत आइडियल कंसिडर किया जाता है कि एटलीस्ट इस मुल्क में चारों मौसम देखे जा सकते हैं, ये चारों मौसम पाए जाते हैं। सबसे पहले हम लोग पाकिस्तान का महल वक़ू डिस्कस कर लेते हैं कि पाकिस्तान के महल वक़ू में बेसिकली आता है कि किसी भी इलाके महल वक़ू होता क्या है। महल वक़ू बेसिकली जोग्राफिकल लोकेशन को कहते हैं, यानी कि अगर कोई जगह है या कोई रकबा है स्पेसिफिक, जिस तरह पाकिस्तान का एक मुल्क है, वो जिस जगह पे वाक़या है उसके इर्द गिर्द क्या है, उसके डिफरेंट डायरेक्शंस में क्या है, उसके शुमाल, जनूब, मशरिक, मगरिब जो 4 मेन डायरेक्शंस हैं उनमें क्या क्या वाक़या है। तो इस सारी चीज को या इस सारे एनालिसिस को महल वक़ू कहा जाता है। जहां तक पाकिस्तान के महल वक़ू की बात है तो पाकिस्तान की चारों डायरेक्शंस यानी नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट और साउथ में कौन कौन सी कंट्रीज वाक़या है, हम सबसे पहले वो देख लेते हैं। पाकिस्तान के मशरिक में भारत वाक़या है, मगरिब वाली साइड पे अफगानिस्तान और ईरान, दो कंट्रीज हैं जो पाकिस्तान के वेस्ट में वाक़या है, ठीक है। उसके बाद शुमाल आ जाता है, पाकिस्तान की शुमाली साइड पे चीन का मुल्क वाक़या है, और जो चौथी और लास्ट डायरेक्शन है यानी कि जनूब वाली साइड पे पाकिस्तान के बहीरा अरब वाक़या है, यानी अरेबियन सी वाक़या है। इसकी मजीद क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग ये चारों डायरेक्शंस को मैप पे देख लेते हैं कि मैप पे कौन सा मुल्क किस साइड पे वाक़या है। इससे ज्यादा आप लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाएगी। अब ये जो ऊपर वाली साइड है इसको शुमाल वाला हिस्सा कहते हैं। जितनी ये ऊपर वाला एरिया है इसको शुमाली इलाका कहा जाता है या शुमाली हिस्सा कहा जाता है। जो ये नीचे बिल्कुल पॉइंट कर्सर आपको साथ साथ मूव होता नजर आ रहा है, आप लोग अगर कर्सर पे थोड़ा सा फोकस करें तो जो ये नीचे वाला पार्ट है सारा, जहाँ पे मैं कर्सर को मूव कर रही हूँ, ये आप लोगों का सारा जनूबी इलाका है, ठीक है। इस राइट वाली साइड पे आप लोग देख सकते हैं, अभी जहाँ पे मैं कर्सर मूव कर रही हूँ ये आप लोगों का मशरकी इलाका है सारा, ठीक है, जहाँ पे कर्सर मूव हो रहा है। और अगर इधर ऊपर वाली साइड पे आप आ जाते हैं जहाँ पे अफगानिस्तान लिखा और यहाँ पे मैं कर्सर मूव कर रही हूँ, इस सारे इलाके को मगरबी हिस्सा कंसिडर किया जाता है, ठीक है।
जैसे पिछली स्लाइड में मैंने आप लोगों को बताया है कि पाकिस्तान के मशरिक में कौन सा मुल्क है, मगरिब में कौन सा है, तो ये आपको मैं मैप पे भी बता देती हूँ ताकि आप लोगों को ज्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए और आप लोगों को ये याद भी रहे। पाकिस्तान का भी जो मशरकी इलाका शुमाली इलाका है यानी नॉर्थ का इलाका है सारा, ऊपर वाली जो साइड है पाकिस्तान की शुमाली साइड पे चाइना का मुल्क वाक़ है। ये आप लोगों को मैप पे लिखा हुआ नजर भी आ रहा है, ब्लैक कलर में चाइना लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। शुमाली साइड पे पाकिस्तान के चाइना का मुल्क वाक़ है। उसके बाद आ जाते हैं हम मशरिक वाली साइड पे, ये पाकिस्तान का मशरकी इलाका है सारा, ठीक है। इस मशरकी वाली साइड पे पाकिस्तान में इंडिया का मुल्क वाक़ है। मशरिक में इंडिया आ गया। उसके बाद मगरिब वाली साइड पे आ जाते हैं। ये जितना भी मगरिब का इलाका है पाकिस्तान का, यहाँ पे अफगानिस्तान और उसके बाद ईरान का इलाका, ठीक है। ईरान बिल्कुल मगरिब में वाक़या नहीं है, जो अफगानिस्तान है वो तो एग्जैक्ट मगरिब में वाक़या है, लेकिन ईरान क्योंकि थोड़ा सा नीचे वाक़या है मगरिब के, इसलिए इसको जनूब मगरबी इलाका कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो लोकेशन है वो थोड़ी जनूब से टच हो रही है और थोड़ी मगरिब वाली साइड से टच हो रही है, इसलिए ईरान को जनूब मगरबी साइड पे कंसिडर किया जाता है। और उसके बाद जो बिल्कुल जनूबी हिस्सा है पाकिस्तान के, जनूबी हिस्से में आप लोगों को सारा ये स्काई ब्लू कलर का मैप में, जब भी स्काई ब्लू कलर की कोई चीज आप लोग देखेंगे मेंशन हुई हुई है तो वो या तो किसी ओशन की इंडिकेशन होती है या किसी दरिया की और या किसी भी समंदर की, यानी कि वो पानी को इंडिकेट कर रहा होता है कि जितना भी स्काई ब्लू कलर का पार्ट है यहाँ पे कोई पानी वाला इलाका है। तो इस मैप में आप लोग देख सकते हैं ये स्काई ब्लू कलर का जितना भी ये पार्ट है ये बहीरा अरब का इलाका है, यानी पाकिस्तान के जनूबी हिस्से में बहीरा अरब वाक़या है, जिसको आप लोग इंग्लिश में अरेबियन सी भी कहते हैं। जहां तक पाकिस्तान के डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स की बात आ जाती है, एथनिक ग्रुप्स बेसिकली होते हैं डिफरेंट कौमें, ठीक है, डिफरेंट माइनॉरिटीज, डिफरेंट मेजोरिटीज या वहाँ की आबादी, और वो फिर जो आबादी है वो कौन कौन सी मुख्तलिफ नस्लों या मुख्तलिफ कौमों में और कौन से डिफरेंट ग्रुप्स से ताल्लुक रखती हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये मजहबी इन लोगों के ग्रुप्स हों, मजहबी ग्रुप्स के अंदर भी इनके बहुत से सेक्ट्स होते हैं, ठीक है। उन सेक्ट्स में डिफरेंट सेक्ट्स आ जाते हैं, मतलब बलोची हैं, सिंधी हैं, उसके बाद पंजाबी आ जाते हैं, पश्तून आ जाते हैं, तो ये सारे भी एथनिक ग्रुप कंसिडर किए जाते हैं। उसके बाद इसके अलावा बहुत से ग्रुप्स हैं जिनमें सराइकी आ जाते हैं, सिख आ जाते हैं, हिंदू आ जाते हैं, आप लोगों के फारसी आ जाते हैं, क्रिश्चियंस आ जाते हैं, तो इसमें बहुत से ऐसी, तो इन शॉर्ट यहाँ पे जो है बहुत सी डिफरेंट माइनॉरिटीज भी पाई जाती हैं, मेजोरिटीज भी होती हैं, लेकिन अगर हम इसको रिलीजियसली देखें, मजहबी लिहाज से देखें, तो पाकिस्तान में जो 95% से ज्यादा आबादी है वो मुसलमानों की आबादी है, ठीक है। जो 2 से 4% बाकी का पार्ट रह जाता है उसमें फिर ये सारे दूसरे मजाहिब यानी हिंदू, पारसी, अहमदी, ईसाई और जितनी भी दूसरी माइनॉरिटीज हैं वो लोग पाकिस्तान में आबाद हैं, लेकिन जो पाकिस्तान की मेजॉरिटी है वो मुसलमानों पे ही मुश्तमिल है। और जहां तक पाकिस्तान की ओवरऑल आबादी या पाकिस्तान की स्ट्रेंथ का ताल्लुक है, तो पाकिस्तान की जो रीसेंट मरदमशुमारी हुई है उस रीसेंट मरदमशुमारी के अकॉर्डिंग पाकिस्तान की जो आबादी है वो 22 करोड़ से तजावुज कर दी हुई है, जबकि 1998 में जो मरदमशुमारी हुई थी उसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान की जो आबादी थी वो तकरीबन 13.5 करोड़ थी। तो 1998 से लेके 2018-19 तक 2 डेकेड्स बनते हैं आपकी, यानी 2 दहाइयां बनती हैं, और इन 2 दहाइयों में 13.5 करोड़ से 22 करोड़ तक आबादी तजावुज कर गई है। इसका मतलब है कि इन 2 दहाइयों में पाकिस्तान की जो आबादी है वो डबल से भी ज्यादा हो गई है, और इतनी स्पीड से पाकिस्तान की जो आबादी है वो बढ़ रही है। अब हम लोग पाकिस्तान के महल्ले वकूफ की इम्पोर्टेंस डिस्कस कर लेते हैं कि पाकिस्तान का महल्ले वकूफ किस किस लिहाज से अहम है। जो मेन पॉइंट्स हैं वो आप लोगों की स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, मैंने हाईलाइट कर दिए हुए हैं। इसके अलावा भी बहुत अहमियत है पाकिस्तान के महल्ले वकूफ की, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप लोगों की स्क्रीन पे मेंशन है। उनमें से जो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है वो चीन की हमसायगी है। इम्पोर्टेंस डिस्कस करने से पहले मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज जो है यहाँ पे वो मेंशन करती चलूँ पाकिस्तान के रकबे के लिहाज से, कि पाकिस्तान का जो रकबा है ओवरऑल वो कितना है। पाकिस्तान का जो कुल रकबा है वो 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर है, जो कि पाकिस्तान बेसिकली क्योंकि एशिया का
मुल्क है, बरे-आज़म एशिया का मुल्क है। पाकिस्तान के जो 7 बड़े कॉन्टिनेंट्स हैं उनमें से जो एक बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया है पाकिस्तान उसमें वाक़या है, ठीक है। और ये एशिया की क्योंकि साउदर्न साइड पे वाक़या है यानी कि जनूबी एशिया का हिस्सा है, इसलिए पाकिस्तान को साउथ एशिया के एक मुल्क के तौर पे जाना जाता है। और अपने रकबे के लिहाज से क्योंकि इसका रकबा जितना मैंने आपको मेंशन किया 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर, तो ये एक बड़ा रकबा है जिसपे पाकिस्तान का मुल्क वाक़या है। और ये साउथ एशिया के जो ओवरऑल टोटल रकबा है उस रकबे का 18% से ज्यादा बनता है, तकरीबन 18.78% बनता है ये जनूबी एशिया का। और इस पूरे रकबे में पहाड़ी सिलसिले भी मौजूद हैं, मैदानी इलाके भी मौजूद हैं, दरिया भी मौजूद हैं, और ये जो आप लोगों का समंदर है वो भी मौजूद है। तो ये कहना बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं है कि जो पाकिस्तान का पूरा रकबा है वो ना तो सिर्फ जमीन पे वाक़या है, यानी कि वो सिर्फ बंजर जमीन पे वाक़या नहीं है, ना सिर्फ उसमें पहाड़ियां हैं, इसमें सब चीजों की वैरायटी है। पहाड़ भी मौजूद हैं, दरिया भी मौजूद हैं, जंगलात भी मौजूद हैं, मैदान भी मौजूद हैं, और रेगिस्तानी इलाके या सहराई इलाके भी मौजूद हैं। यानी इन सब चीजों की वैरायटी है पाकिस्तान में, और इसी वैरायटी की वजह से पाकिस्तान में चारों मौसम जो हैं वो आते हैं। यानी ना सिर्फ ठंड रहती है और ना सिर्फ गर्मी रहती है, यहाँ पे चारों मौसम आते जाते रहते हैं। अब हम इसकी इम्पोर्टेंस डिस्कस कर लेते हैं कि पाकिस्तान के मोहल्ले वक़्त की अहमियत क्या है। सबसे पहला इसमें जो पॉइंट है वो चीन की हमसायगी है। चाइना के बारे में जो सबसे एक चीज हम लोग आई थिंक हम सब लोग ये अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं, टीवीज पे भी और वैसे ओवरऑल भी अपनी पढ़ते भी आ रहे हैं, अपनी बुक्स में भी, सोशल स्टडीज की बुक्स हो गई, आप लोगों की ज्योग्राफी होगी, जो भी इससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उसमें हम लोग स्टार्ट से एक चीज तो पढ़ते आ रहे हैं कि जो पाकिस्तान और चाइना है ये लोग आपस में, इन लोगों के फ्रेंडली रिलेशंस हैं, यानी इनके आपस में दोस्ताना ताल्लुकात हैं, और दोस्ताना के बाद इनके ब्रादराना ताल्लुकात हैं। चाइना ना सिर्फ पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है बल्कि पाकिस्तान का जो सबसे अच्छे और बुरे वक्त का जो साथी या दोस्त समझा जाता है वो भी चाइना को ही समझा जाता है। चाइना के बारे में जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है कि चाइना पाकिस्तान के बाद आज़ाद हुआ था, यानी 1949 में चाइना ने इंडिपेंडेंस गेन की थी, और तब से लेके आज तक पाकिस्तान और चाइना के जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इन लोगों के एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे टाइज हैं, बहुत ही फ्रेंडली टाइज हैं। और चीन की पाकिस्तान से दोस्ती जो है वो एक और रीजन की वजह से भी है कि जब चीन इंडिपेंडेंट हुआ था तो जो शुरू की कंट्रीज थी, यानी जो पहली 5-6 कंट्रीज थी जिन्होंने चाइना को एज अ कंट्री रिकग्नाइज किया था उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान ने चीन को इंडिपेंडेंट होते या मर्ज वजूद में आते ही तस्लीम कर लिया था कि ठीक है ये जो कंट्री है, क्योंकि और पाकिस्तान ने भी इसको अपने इंटरेस्ट की वजह से रिकग्नाइज किया था, क्योंकि पाकिस्तान जानता था कि ये हमारे शुमाल में वाक़या है और ये हमारा हमसाया मुल्क है, इसलिए इसको रिकग्नाइज करना पाकिस्तान की मजबूरी भी थी, और पाकिस्तान को वहां पे अपना इंटरेस्ट भी नजर आ रहा था, क्योंकि तब भी जो चाइना का इलाका था वो एक डेवलप्ड इलाका था। इस वजह से जब चाइना मॉर्ज वजूद में आया था तो पाकिस्तान ने इसको फौरन ही तस्लीम कर लिया था, और तब से लेकर आज 2020 का जो साल जा रहा है पाकिस्तान की चाइना के साथ जो दोस्ती है वो दिन ब दिन मजीद मजबूत हो रही है और बढ़ रही है। वो अब डिफरेंट शोबों की वजह से बढ़ रही है, डिफरेंट शोबों में इस वजह से ट्रेड की वजह से बढ़ रही है। उसके अलावा इन लोगों के आपस में जो कल्चरल टाइज हैं वो भी बहुत स्ट्रांग है। कल्चरल टाइज इस वजह से स्ट्रांग है कि आप लोग देख सकते हैं जितने भी एक्सचेंज स्टूडेंट्स हैं, पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं पीएचडी करने, मास्टर्स करने या स्पेशलाइजेशन करने, वो मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं आप प्रेफरेंस देते हैं चाइना जाने को। ठीक है, चाइना जाने को क्यों प्रेफरेंस देते हैं कि एक तो जो चाइना है वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज हैं वो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को प्रेफर करती हैं कि ये स्टूडेंट्स यहाँ पर आए, और इसके अलावा इनके जो एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं स्टूडेंट्स के लिए वो काफी अच्छे हैं, और जो चाइना है वो स्कॉलरशिप्स भी बहुत ही अपीलिंग किस्म के वहां से वो लोग ऑफर कर रहे हैं। इसके अलावा चाइना के काफी स्टूडेंट्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर एक्सचेंज प्रोग्राम्स पे आते हैं और यहाँ पे आकर एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा चाइना जो है वो आजकल के यहाँ पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजिकल एक वॉर चल रही है कि पूरी दुनिया इस कंपटीशन में टेक्नोलॉजी वाइज हम लोग सबसे आगे चले जाएं। तो चाइना की जो टेक्नोलॉजी है वो हम सबको पता है
वो लोग कम्पीट कर रहे हैं अपने आप को यूएसए से। यूएसए और रशिया आज से 20-30 साल पहले सिर्फ इस पूरी दुनिया की दो बड़ी मेजर पावर्स जो थी, रशियन फेडरेशन थी और उसके बाद यूएसए, बाइपोलर वर्ल्ड थी, यानी कि ये दो जो ताकतें थी ये दुनिया की सिर्फ सुपर पावर्स मानी जाती थी। लेकिन अब का जो एरा जा रहा है उसमें चाइना वो एज एन इकोनॉमिक पावर बन के उभर रहा है, और ऑल्दो वो पाकिस्तान के बाद वजूद में आया है, लेकिन उसने अपने आप को टेक्नोलॉजिकली, अपने आप को ट्रेड के सेक्टर में, हेल्थ के सेक्टर में, साइंस के सेक्टर में और हर सेक्टर में इतना ज्यादा खुद को एडवांस कर लिया है कि उन लोगों से अब यूएस को खतरा महसूस होना शुरू हो गया कि ये लोग तो बहुत एडवांस होते जा रहे हैं, तो हम लोगों के बाद अब जो चाइना है वो सुपर पावर बनकर दुनिया के नक्शे पे ना उभर आए। उसके बाद जो पाकिस्तान के महल वकूफ की सेकंड नंबर पे अहमियत है वो मजहबी, सकाफती और तिजारती अहमियत है। पाकिस्तान का जो शुमाल मगरबी हिस्सा है, ठीक है, शुमाल मगरबी साइड पे पाकिस्तान की मिडल ईस्टर्न कंट्रीज वाक़ हैं। मिडल ईस्टर्न कंट्रीज में बहुत सी कंट्रीज आ जाती हैं। इन वस्ती एशियाई या मिडल ईस्टर्न कंट्रीज में यूएई आ जाता है आपका फर्स्ट नंबर पे, उसके बाद कतर आ जाता है, कतर के अलावा लिबिया आ जाता है, लिबिया, मिस्र, इस तरह की जो कंट्रीज हैं सारी, ओमान की जो कंट्री है, ये सब कंट्रीज जो है मिडल ईस्टर्न कंट्रीज में शामिल हैं और ये पाकिस्तान से बहुत करीब हैं, ठीक है। और ये कंट्रीज किस लिहाज से इम्पोर्टेंट हैं कि इन लोगों के पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज्यादा हैं। ऑल्दो ये कंट्रीज का जो पूरा पार्ट है या जो पूरा रकबा है जिसपे ये सारे मुल्क वाक़ हैं वो एक खुश्की का खत्ता है, यानी कि वो एक ड्राई पैच है, लेकिन ड्राई होने के साथ साथ ये जो पूरा रकबा है इन कंट्रीज का ये नेचुरल रिसोर्सेज की दौलत से माला माल है, यानी यहाँ पे जो कुदरती वसाइल हैं वो बहुत ज्यादा हैं और उन कुदरती वसाइल में सबसे जो इम्पोर्टेंट वसाइल हैं वो दो तीन, एक तो नेचुरल गैस हो गई, ठीक है, और उसके बाद जो तेल है, ये तमाम ममालिक तेल की दौलत से माला माल है, ठीक है। और इसी वजह से जो पाकिस्तान है, इसकी जो एक और पॉइंट है, दूसरा पॉइंट जो है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज का, ये पाकिस्तान के साथ एफिलिएशन का, कि वो लोग भी मुस्लिम कंट्रीज हैं और पाकिस्तान भी एक मुस्लिम कंट्री है, तो एक इन लोगों का आपस में जो है मजहबी लिंक वो भी बन जाता है। उसके बाद तेल और ये इन सारे कुदरती वसाइल की वजह से इन लोगों का आपस में एक ट्रेड कनेक्शन भी बन जाता है, यानी तजारती ताल्लुक भी बन जाता है। उसके बाद इन कंट्रीज के लिए पाकिस्तान की भी बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इन तमाम कंट्रीज को जो बहरी रास्ता है, ठीक है, समंदरी जो रास्ता है वो पाकिस्तान फराहम करते हैं इन लोगों को, और ये सबसे करीबी रास्ता है जिसके थ्रू ये लोग अपने ऑयल की ट्रेड यूरोपियन कंट्रीज के साथ भी करते हैं। इस वजह से पाकिस्तान जो है इन कंट्रीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये उन लोगों की जो ट्रांसपोर्टेशन है, इन लोगों की जो ट्रेड है उसके लिए रास्ता फराहम करता है, जो बहरी रास्ता है। इसके बाद थर्ड जो पॉइंट आ जाता है वो ईरान की हमसायगी है। ईरान के साथ पास्ट में पाकिस्तान के बहुत ही ज्यादा अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, और उन अच्छे ताल्लुकात की जो कुछ वजूहात थी उसमें एक तो यही था कि वो भी एक इस्लामिक कंट्री, पाकिस्तान की एक इस्लामिक कंट्री। उसके बाद जब पाकिस्तान मौजे वजूद में आया था, जो पहली कंट्री थी जिसने पाकिस्तान को एक नए मुल्क के तौर पे तस्लीम किया था वो ईरान का ही मुल्क था, जिन्होंने पाकिस्तान को रिकग्निशन दी थी। और जो वहाँ का शहनशाह था या वहाँ का शाह ईरान था उस वक्त का, उसने सबसे पहले पाकिस्तान का दौरा किया था, और तब से लेके पाकिस्तान और ईरान के बहुत अच्छे आपस में डिप्लोमेटिक टाइज बन गए, ट्रेड के टाइज बन गए। उसके बाद सकाफती ताल्लुकात भी बहुत ज्यादा थे, क्योंकि वो लोग भी मुसलमान थे, हम लोग भी मुसलमान थे, तो एक कल्चरल जो हार्मनी है वो ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती है। ईरान के साथ जो हमारे कुछ अरसे के लिए ताल्लुकात खराब हुए थे, या अब भी कभी कभार जो है ईरान के अगेंस्ट कोई ना कोई न्यूज आ जाती है, कोई एक ग्रुप उठ के तो ईरान के अगेंस्ट हो जाता है, वो सिर्फ डिफरेंट इंसर्जेंसीज की वजह से, इंसर्जेंसीज जो बलूचिस्तान में लॉन्च हुई हुई हैं जिसकी वजह से टेररिज्म फैला है। तो ये जो इल्जामात हैं कि ईरान की तरफ से आते हैं या और बलूचिस्तान में आके तो टेररिज्म करते हैं, इसकी वजह से ईरान और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो कभी कभार स्ट्रेंड हो जाते हैं, बट ओवरऑल ईरान के साथ इन पास्ट पाकिस्तान के जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं वो बहुत अच्छे रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इस्लामी मगरिब और मशरिक के दरमियान तिजारत का रास्ता। पाकिस्तान इस लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एक ब्रिज के तौर पे काम करता है
यूरोपियन कंट्रीज और ईस्टर्न कंट्रीज के दरमियान में तिजारत के लिए, यानी ये एक ऐसा रास्ता फराहम करता है जो इन यूरोपियन कंट्रीज और ईस्टर्न कंट्रीज जो मशरकी ममालिक हैं सारे उनकी और मगरबी ममालिक सारे इनके दरमियान तिजारत का रास्ता फराहम करता है। वो रास्ता किस तरह से फराहम करता है कि जो पाकिस्तान है उसके जनूब में, यानी पाकिस्तान के बहुत ही करीब इसकी जनूबी जो सरहद है उस पर बहीरा अरब वाक़ है, और जो बहीरा अरब है वो बहरे हिंद का हिस्सा है, यानी बहरे हिंद जिसको इंग्लिश में आप लोग इंडियन ओशन भी कहते हैं, ये उसका हिस्सा है। और जो दुनिया की मोर देन 60% तिजारत है वो इंडियन ओशन के थ्रू ही होती है डिफरेंट कंट्रीज में। और क्योंकि बहीरा अरब इंडियन ओशन का हिस्सा है और बहीरा अरब पाकिस्तान के बहुत करीब है, तो इस लिहाज से पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी ऐसे ममालिक के बहुत करीब है जो ममालिक तेल की दौलत से माला माल है या दूसरे कुदरती वसाइल की दौलत से माला माल है। तो इन तमाम ममालिक का जो तेल है और तेल के अलावा दूसरे भी जितने इनके मादनी ज़खायर हैं या जितने भी मादनी वसाइल हैं, कुदरती वसाइल हैं डिफरेंट, उन तमाम वसाइल की ट्रांसपोर्टेशन के लिए या उन तमाम वसाइल की तिजारत जो है वो पाकिस्तान के थ्रू बहीरा अरब और बहीरा अरब से फिर इंडियन ओशन में, और इंडियन ओशन के थ्रू फिर जितनी कंट्रीज में ये ट्रेड होनी होती है इन तमाम वसाइल की, वो ये वाला पूरा रूट यूज होता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक स्पेशल किस्म का जो ट्रेड रूट है वो दुनिया की जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनको और जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं इन दोनों साइड्स को, इन दोनों पोल्स को पाकिस्तान फ्राहम करता है। इसलिए इस इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट की वजह से पाकिस्तान की अहमियत में इजाफा हो जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है इस्लामी ममालिक से ताल्लुकात हैं, हम अपने पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं कि पाकिस्तान के आइन में शामिल है कि पाकिस्तान के इस्लामी ममालिक से ताल्लुकात बरदराना ताल्लुकात होंगे। पाकिस्तान की सऊदीया से बहुत अच्छे टाइज हैं, ये बाकी जितने इस्लामी ममालिक हैं, ईरान हो गया और जितने भी OIC का हिस्सा हैं, जितनी भी कंट्रीज यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, जितने भी इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा ममालिक हैं इस्लामी ममालिक, पाकिस्तान के उन तमाम ममालिक से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, वो चाहे सकाफती ताल्लुकात हैं, मजहबी ताल्लुकात हैं या उन लोगों के तिजारती ताल्लुकात हैं। इसके अलावा और जितनी इस्लामिक कंट्रीज हैं, इंडोनेशिया से लेके जितनी भी साउथ एशिया की मुस्लिम ममालिक हैं, बांग्लादेश हो गया, मलेशिया हो गया और जितने भी इस तरह के ममालिक हैं, पाकिस्तान के इन तमाम ममालिक के साथ बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वो बहरी रास्ते की फराहमी है, जो मैं पीछे आप लोगों को डिस्कस कर चुकी हूँ कि जिस तरह जितनी भी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज हैं उन कंट्रीज के पास कोई बहरी रास्ता नहीं है, यानी कि वो खुश्क पैच हैं सारे जिस पे ये कंट्रीज वाक़ हैं, तो पाकिस्तान जो है उनको करीब तरीन बहरी रास्ता फराहम करता है, जिसकी वजह से उन कंट्रीज के लिए पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो पाकिस्तान उन लोगों को ट्रेड के लिए बहरी रास्ता फराहम करता है। इसके अलावा पाकिस्तान की जो दिफाई अहमियत है वो भी बहुत ज़्यादा है, जैसे हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो पाकिस्तान है वो ट्रेड रूट फराहम करता है मशरकी कंट्रीज और मगरबी कंट्रीज यानी यूरोपियन कंट्रीज और जितनी भी मशरकी कंट्रीज हैं इनके दरमियान। तो इसकी वजह से पाकिस्तान की जो दिफाई लिहाज से पाकिस्तान की अहमियत है वो भी बहुत बढ़ जाती है कि पाकिस्तान दिफाई लिहाज से बहुत ही अहम जगह पे वाक़ है, क्योंकि ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहरे हिंद को टच करता है, बहीरा अरब के थ्रू जाके टच करता है, और जो इंडियन ओशन है उसकी पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इम्पोर्टेंस वो ट्रेड की वजह से है या उसके लोकेशन की वजह से है, लेकिन इंडियन ओशन क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंस का हामिल है पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स में और पाकिस्तान इसको बहीरा अरब के थ्रू लिंक करता है, इस वजह से पाकिस्तान की जो अहमियत है वो बढ़ जाती है। उसके अलावा अफगानिस्तान में जो भी ये 10 साल वॉर हुई थी 1979 से लेके 1989 के दरमियान में, वो भी जो पूरा अफगानिस्तान के अंदर ऑपरेशन हुआ था वो पाकिस्तान के थ्रू ही मुमकिन हो सका था। अगर पाकिस्तान अलाउ ना करता तो अफगानिस्तान के अंदर ऑपरेशन करना पॉसिबल नहीं था। और इस बात में कोई डाउट नहीं है कि पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश की और हमेशा अफगानिस्तान की हर फोरम पे हिमायत की है, लेकिन अफगानिस्तान ने हमेशा पाकिस्तान को जो है वो रॉन्गली इंटरप्रेट किया और अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो इतने अच्छे नहीं रह सके सिंस इट्स इंडिपेंडेंस। उसके बाद पॉइंट आ जाता है पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक एटमी कुव्वत बन चुका हुआ है और ये पाकिस्तान के पॉजिटिव पॉइंट में से एक है, क्योंकि पाकिस्तान को अपने डिफेंस के लिए एटमी कुव्वत बनना बहुत जरूरी था, क्योंकि जहाँ पे पाकिस्तान जिस खित्ते में वाक़ है, जो पाकिस्तान की लोकेशन है, वहाँ पे जो मोस्टली कंट्रीज हैं वो सब की सब जो हैं
वो एटमी कुव्वतें बन चुकी हैं, जिनमें इंडिया है तो वो एटमी कुव्वत है, चीन है तो वो एक एटमी कुव्वत है, उसके अलावा रशिया है तो वो वेपन्स में जो है ना सबसे आगे टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है जो रशिया है। चाइना के पास बहुत आउट क्लास किस्म के वेपन्स हैं। उसके अलावा इंडिया है तो उसके पास बहुत से एडवांस्ड किस्म के न्यूक्लियर वेपन्स हैं, एटॉमिक वेपन्स हैं, और पाकिस्तान की मजबूरी थी कि वो एटमी कुव्वत बनता ताकि इन फ्यूचर अगर पाकिस्तान को किसी किस्म का कोई खतरा होता है तो एटलीस्ट पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटी हो कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके थ्रू वेपन्स। उसके बाद आ जाता है आज़ादी की तहरीकों का हामी। पाकिस्तान हमेशा जो है जहाँ पे भी दुनिया में कभी भी कोई इंडिपेंडेंस मूवमेंट हुई है तो पाकिस्तान ने हमेशा जो है उसको इनकरेज किया और उसको अप्रिशिएट किया, क्योंकि पाकिस्तान खुद एक आज़ादी की तहरीक का ही नतीजा है और पाकिस्तान इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकता है कि गुलामी की जो जिंदगी है वो गुजारना कितना मुश्किल है। इसलिए दुनिया में कहीं भी जब भी कोई मुल्क किसी मुल्क के अंदर आज़ादी की कोई भी तहरीक जन्म लेती है तो पाकिस्तान हमेशा उसका हामी होता है। वो चाहे फ़लस्तीन का मसला है, वो चाहे कश्मीरी मुसलमानों का मसला है, वो चाहे रोहिंग्या मुसलमानों का मसला है, अब वो शामियों का मसला है, जहाँ का भी मसला है, पाकिस्तान ने हमेशा इस तरह की तहरीकों का साथ दिया है और इनकी फेवर की है, कभी इनके अगेंस्ट नहीं गया। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो दहशतगर्दी की मजम्मत है। इस पॉइंट पे आई थिंक पूरी दुनिया एग्रीड है कि पाकिस्तान ने टेररिज्म के अगेंस्ट जितनी भी खिदमत सर अंजाम की हैं वो आई थिंक पूरी दुनिया में कहीं इसकी एग्जाम्पल नहीं मिलती, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने रिसोर्सेज तबाह करते हुए अपनी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाते हुए 10 साल किसी और की जो वॉर है वो लड़ी है अपने मुल्क के अंदर, और अपने तमाम रिसोर्सेज यूज करते हुए, अपने फाइटर्स यूज करते हुए, अपनी आर्मी यूज करते हुए पाकिस्तान ने टेररिज्म के अगेंस्ट सबसे ज्यादा काम किया है। और जहाँ पे भी दुनिया में कहीं कहीं भी आज टेररिज्म होता है पाकिस्तान उसकी मजम्मत लाजमी करता है, क्योंकि पाकिस्तान टेररिज्म के अगेंस्ट है। और जितने भी नेशनल एक्शन प्लान्स पाकिस्तान ने टेररिज्म के अगेंस्ट लॉन्च किए हैं, आई डोंट थिंक कि इससे ज्यादा नेशनल एक्शन प्लान्स पूरी दुनिया में किसी कंट्री ने लॉन्च किए होंगे, और अगर किए भी होंगे तो किसी ने भी इतने ज्यादा इतना तवील अरसा 10 साल वॉर ऑन टेरर जो हम लोगों ने दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ी है वो पूरी दुनिया में अपनी मिसाल आप है। जो लास्ट पॉइंट आ जाता है वो बैनुल अक़वामी सियासत का महवर है। जो पाकिस्तान है इंटरनेशनली पॉलिटिक्स में एक बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल मुल्क है, और उसकी बहुत सी वजूहात हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि पाकिस्तान ट्रेड के लिहाज से जो अपना रूट पूरी दुनिया को फराहम कर रहा है, मशरिक मगरब के दरमियान तिजारत जो है वो पाकिस्तान के बहीरा अरब के रूट के थ्रू होती है। उसके अलावा जो पाकिस्तान के अपने कुदरती वसाइल हैं उसकी वजह से पाकिस्तान बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। उसके अलावा जो पाकिस्तान में 3-4 बड़ी बंदरगाहें हैं, जिनमें से जो सबसे पहली बंदरगाह और मशहूर तरीन बंदरगाह पूरी दुनिया में वो गवादर की बंदरगाह है। गवादर की बंदरगाह के बाद जो पोर्ट कासिम है, उसके अलावा कराची पोर्ट है, इसके बाद सियालकोट का जो ड्राई पोर्ट है। इन तमाम पोर्ट्स की वजह से जो पाकिस्तान है उसकी अहमियत में इजाफा हो जाता है, क्योंकि ये इंटरनेशनल पोर्ट्स के तौर पे कंसिडर होती हैं और पूरी दुनिया से जो तिजारत है वो इन पोर्ट्स पे होती है, और ये तमाम पोर्ट्स पाकिस्तान का हिस्सा है, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान की अहमियत है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसके अलावा बहुत से पॉइंट्स हैं जो पाकिस्तान की अहमियत में इजाफा करते हैं। महल्ले वकूफ़ के एतबार से जोग्राफियाई जो पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस है वो हम डिस्कस कर चुके हैं मौसमों के लिहाज से। उसके अलावा पाकिस्तान की जो तिजारती अहमियत है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। दहशतगर्दी के लिहाज से हम लोग पाकिस्तान को डिस्कस कर चुके हैं। तो ओवरऑल पाकिस्तान अपने महल्ले वकूफ़ के एतबार से पूरी दुनिया के लिए बहुत ही अहमियत का हामिल मुल्क है, और इसकी जो अहमियत है वो पूरी दुनिया तस्लीम करती है।